नमस्कार। मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। मनी गुरु के अब आज से तमाम एपिसोड्स में हम दिवाली से जुड़े आपके निवेश के तमाम जो संकल्प है और जो आप अपने लिए अगले एक साल या अगर आने वाले कई सालों के लिए कोई संकल्प रखना चाहते हैं, उन पर ही हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आएंगे। और आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे ऐसे निवेश के विकल्प के बारे में जो न सिर्फ आपको मुनाफा कमा कर देंगे बल्कि टैक्स बचत में भी आपकी सहायता करेंगे। साथ ही साथ आप कहीं पर निवेश करते हैं तो वहां पर टैक्स कैसे काम करता है, टैक्स के क्या इम्प्लीकेशन होते हैं, वो आप सबके लिए जानने और समझने जरूरी है, जिससे कि आप बेहतर से बेहतर रिटर्न कमा पाएं। यही हमारा मकसद रहेगा आज से एक पूरा हफ्ते आपको दिवाली स्पेशल एपिसोड दिखाने का। तो सोने की चमक से आपका निवेश कैसे जगमगाए, ये हम खास तौर पर इस एपिसोड में हम इस पर चर्चा करेंगे। और साफ तौर पर हम ये भी जानेंगे कि डेट और इक्विटी में तालमेल आपको कैसे बिठाना है और सुख समृद्धि वाला निवेश कैसा हो। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका सबसे पहले परिचय करा दें। फिलहाल हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा जुड़ी हुई हैं। गौरी, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में। और सबसे पहले दिवाली के इस पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी स्वाति और हमारे सारे दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल गौरी, जब हम बात करते हैं किसी एक खास त्योहार, किसी खास पर्व पर निवेश की शुरुआत करने के, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही होती है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि हम संकल्प लेते हैं कि हाँ, इस शुभ दिन से हम शुभ शुरुआत जरूर करेंगे। ऐसे में जो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं फैक्टर या सबसे बड़ा एक जो चिंता किसी के दिमाग में होती है वो ये होती है कि हमारा जो निवेश है क्या वो टैक्स के लिहाज से सही निवेश माना जाए कि न माना जाए। इसलिए इसी कड़ी में सबसे पहले अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि सबसे ज्यादा जो टैक्स बचत वाली योजनाएं होती हैं, अब क्योंकि कुछ ही समय है जब हमें टैक्स बचाने के लिए निवेश भी करना है, तो ऐसे में जो छोटी बचत योजनाएं होती हैं जिसमें हमें सबसे ज्यादा टैक्स का लाभ मिलता है और साथ ही साथ हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का भी फायदा मिलता है, उसमें छोटी बचत योजनाओं में किस तरीके से कोई मुनाफा भी कमा सकता है और टैक्स भी बचा सकता है। देखिए स्वाति, टैक्स एफिशिएंट अगर हम बात करें निवेश की तो कई विकल्प हो सकते हैं इसमें। जैसे पीपीएफ है और आपका एनपीएस है, आपकी सुकन्या समृद्धि स्कीम है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, और आपकी एक तरह से हम इक्विटी की भी बात कर सकते हैं जिसमें ईएलएसएस आ जाता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं, जहां पे हम निवेश भी कर सकते हैं, अपना रिटर्न अच्छा कमा सकते हैं और टैक्स हमें बहुत कम देना होता है। तो अगर हम बात करें पीपीएफ की, तो पीपीएफ में अगर हम देखें तो आपको जो रिटर्न मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता और आपका जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। और जब आप इसमें निवेश करते हैं तो 1.5 लाख तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा 1.5 लाख आप 80C में इसका डिडक्शन ले सकते हैं। 80C की ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख ही है। तो अगर आप किसी और भी इन्वेस्टमेंट में निवेश कर रहे हैं जो 80C के दायरे में आती है, तो आपको कुल 80C में 1.5 लाख ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है पीपीएफ आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा इन्वेस्टमेंट मानते हैं, थोड़ा सा सेफ है, सिक्योर्ड है, टैक्स एफिशिएंट है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि अगर आप यंग हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, इक्विटी को थोड़ा सा भी समझते हैं, बहुत ज्यादा नहीं समझना है लेकिन अगर थोड़ा सा भी समझते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप अपना निवेश करें। ईएलएसएस में आप निवेश करें जिसमें आपको सिर्फ 10% टैक्स देना होता है और 2-3 साल पहले तक तो आपको इस पे टैक्स ही नहीं देना होता था। अब ये 2018 के बजट में सरकार इस पे टैक्स लेके आई है, बहुत कम टैक्स है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इस टैक्स को दोबारा हटा भी दिया जाए। तो और स्वाति, साथ ही अगर आप कहें तो मैं एक अपने दर्शकों को टिप दे दूं, म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट से जो मुनाफा है उसको नेग्लिजिबल करने के लिए, यानी कि आपको कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप अपना जो निवेश कर रहे हैं और मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में या साल में कभी भी आप उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पे, और उसी दिन या एक आध दिन आगे पीछे आप उसी अमाउंट को री इन्वेस्ट कर देते हैं,
तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बढ़ जाएगा, और जब आप उसको एक्चुअल में रिडीम करेंगे तो आपको जो प्रॉफिट है वो कम होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप देखेंगे, अगर आप इस फॉर्मूले से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं तो आपको आगे चल के जब आप एक्चुअली वो पैसा रिडीम करेंगे तो हो सकता है कि आपको टैक्स बिल्कुल भी ना देना पड़े, या हो सकता है बहुत कम आपको इस पे टैक्स देना पड़े। ये आपने सही तरीका बताया गौरी कि किस तरीके से हम एक तो छोटी बचत योजनाएं हो ही गई, मतलब एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, पीपीएफ हो गया 15 साल के लॉक इन के साथ, ईपीएफ मैंडेटरी है नौकरी पेशा लोगों के लिए, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, पेंशन कम निवेश योजना जिसमें 50,000 का अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। उसके अलावा जैसे गौरी ने बताया सुकन्या समृद्धि हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, फिक्स डिपॉजिट है, कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट है, तमाम ऐसे ऑप्शंस है जो कि आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मुनाफा कमाकर दे सकते हैं, बचत भी आपकी कराएंगे, टैक्स के लिहाज से टैक्स एफिशिएंट भी है। लेकिन इस बात का ख्याल आपको जरूर रखना है कि क्या ये लंबे टाइम के लिए वाकई इतने एफिशिएंट है कि नहीं, जिसमें फिर गौरी ने ईएलएसएस का जिक्र किया, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसमें 80C की छूट मिलती ही है और सबसे शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड होता है, टैक्स सेविंग के लिहाज से काफी ज्यादा पॉपुलर स्कीम ईएलएसएस मानी जाती है। अब हम आएंगे गौरी गोल्ड में निवेश। अब त्योहार के समय में सोना सबसे ज्यादा प्रिय हो जाता है, सोने की चमक चारों ओर हम दिवाली के समय पर, धनतेरस के टाइम पर देखते हैं। निवेश के लिए जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो क्या ऐसा खास आपको लगता है गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में? देखिए स्वाति, दो प्राइमरीली बहुत सारे तरीके हैं गोल्ड में निवेश करने के, बट जो तरीके मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, सबसे पहला तो हो गया आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, और दूसरा थोड़ा ट्रेडिशनल तरीका है, क्योंकि आज भी हमारे घर के जो बड़े लोग हैं उनको फिजिकल गोल्ड दिखता है तभी वो मानते हैं कि उन्होंने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट की है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को भी इन्वेस्टमेंट मानते ही नहीं है। तो जब हम फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं तो फिजिकल गोल्ड में आपके लिए थोड़ी सी परेशानी ये है कि वो चोरी हो सकता है, और उसमें काफी सारे इश्यूज हैं, आपकी मेकिंग कट जाती है और काफी सारे उसमें इश्यूज हैं। फिजिकल उसकी स्टोरेज भी प्रॉब्लम है, आप कहाँ रखेंगे, बैंक के लॉकर में रखेंगे, घर में रखेंगे, कितना गोल्ड रख लेंगे, और काफी सारे इश्यूज हैं। वहीं अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की ओर देखें तो उसमें आपको एक तो स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है, चोरी होने की प्रॉब्लम नहीं है, सारा आपका जो टैक्स देने के बाद आपकी इनकम आती है उससे आप निवेश करते हैं उसमें, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आपको अगर कभी प्रूव करना पड़े तो आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, इसमें कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को देखें तो 8 साल का इसमें पीरियड होता है। अगर आप पूरा 8 साल इसको होल्ड कर लेते हैं तो 8 साल के बाद जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है वो सारा का सारा टैक्स फ्री है, और साथ ही इसमें 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एनुअली मिलता है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना। गोल्ड की वैल्यू नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये इंटरेस्ट आपको मिलेगा। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये आपका इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल है और इसमें कोई टीडीएस नहीं कटता, तो आपको अपने आप से ही ध्यान रखना है कि आपको ये इंटरेस्ट मिला है तो इस इंटरेस्ट को आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करके इसके ऊपर टैक्स देना है। अब अगर आप बात करें कि अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं, हाईएस्ट ब्रैकेट में आते हैं, तो आपके ऊपर समझ लीजिए 30% का टैक्स लग जाएगा। तो मैं मानती हूँ कि ये इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपका जो एम है वो तो गोल्ड की जो प्राइस की इंक्रीमेंट हो रहा है, प्राइस में जो कैपिटल गेन हो रहा है वो कमाने का है। ये तो आपको बाय द वे एक इंटरेस्ट सरकार दे रही है थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव बनाने के लिए। तो दो तरीके के फायदे हैं। प्लस ऐसा नहीं है कि आपको 8 साल तक इसको होल्ड करना ही करना है, आप 8 साल से 5 साल के बाद भी आप इसको बेच सकते हैं और इसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दे सकते हैं। 20% का रेट ऑफ टैक्स आपके ऊपर लगेगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। तो अगर इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलता है तो लगभग ये रेट काफी कम हो जाता है, आपका जो टैक्स है वो काफी कम हो जाता है और आपकी जो बचत है वो काफी ज्यादा हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हम सोने में निवेश के विकल्पों पर चर्चा करें। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स का गणित क्या कहता है ये गौरी ने अच्छे से समझाया। आप सोने में निवेश के विकल्प में जैसे गहने तो हम निवेश नहीं मानेंगे, सोने के सिक्के लोग जरूर खरीदते हैं फिजिकल फॉर्म में। फिर गोल्ड ईटीएफ है गौरी, गोल्ड म्यूचुअल फंड है, गोल्ड बॉन्ड पर तो हमने चर्चा की, और डिजिटल गोल्ड भी है। मुझे ये बात बताइए गौरी, क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्योंकि त्योहारों का सीजन है, शादियों का भी सीजन है, जो लोग हैं कईयों को शादी में खास तौर पर गोल्ड गिफ्ट में मिलता है,
तो उनको लगता है कि जो शादी में मिला गिफ्ट है एज गोल्ड, क्या उस पर कोई टैक्स लगता है, या फिजिकल गोल्ड पर टैक्स का गणित क्या कहता है? देखिए स्वाति, इनकम टैक्स एक्ट बहुत क्लियरली ये कहता है कि कुछ ओकेजन्स ऐसी हैं जिसमें अगर आपको जितनी भी गिफ्ट मिल रही है वो सारी की सारी टैक्स एग्जेम्प्ट है। जैसे आपको रिलेटिव्स से कुछ मिल रहा है तो वो रिलेटिव्स आपको कभी भी कुछ दे दें, और रिलेटिव्स जो आपके इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रिलेटिव्स है, ऐसे नहीं कि जिनको आपने अपना रिलेटिव मान लिया वो आपके रिलेटिव है। जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आपके रिलेटिव है वो अगर आपको कुछ भी पैसा दे रहे हैं तो वो सारा का सारा टैक्स एग्जेम्प्ट है, चाहे वो कभी भी दे रहे हो, आपके बर्थडे पे दे रहे हैं, दिवाली पे दे रहे हैं, शादी पे दे रहे हैं, कभी भी दे रहे हो। लेकिन वहीं अगर शादी हो रही है किसी की और शादी पे नॉन रिलेटिव्स भी गिफ्ट दे रहे हैं, रिलेटिव्स भी गिफ्ट दे रहे हैं, जिसमें वो कैश भी देते हैं, गोल्ड भी देते हैं, सिल्वर भी देते हैं, कुछ और तमाम तरीके की, कईयों को गाड़ी भी मिलती है, कुछ भी कह सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें हैं जो शादी पे गिफ्ट के तौर पे मिलती हैं। तो ये सारी की सारी इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्स एग्जेम्प्ट है। यानी कि आपको शादी पे जितना भी कैश, गोल्ड, सिल्वर या कुछ भी मिला है वो सब आपका टैक्स एग्जेम्प्ट है, आपको कुछ भी उस पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जितना भी कैश मिला है आप उसको अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें, अगर आपकी शादी हो रही है तो जो आप जिस वेन्यू पे शादी कर रहे हैं उस वेन्यू का बिल जो आपने है आपको उन्होंने दिया है वो संभाल के रखें। साथ में जो आपके रिलेटिव्स की लिस्ट है, गेस्ट लिस्ट है, जिसमें लिखा है कि इतने रिलेटिव्स आए हैं, या जो आपको बैंक्वेट हॉल ने वो दिया है आपको लेटर की इसमें हमने आपके इतने गेस्ट इंक्लूड किए हैं, या जो भी, वो सब संभाल के रखें। क्योंकि हो सकता है अगर कल को आपको नोटिस आए, क्योंकि बहुत सारा कैश आप एक साथ जमा कराएंगे और नोटिस आने के चांस बन जाते हैं, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि हमारी शादी हुई थी। शादी का कार्ड भी संभाल के रखें, और साथ में ये प्रूफ करने के लिए कि इतने गेस्ट आए थे तो इतने गेस्ट ने इतना इतना हमें गिफ्ट्स दी, वो एक प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मंदिर में शादी की, 10 लोगों में शादी की और आप दिखा रहे हैं कि 100 लोगों ने हमें गिफ्ट दी, वो थोड़ा सा इलॉजिकल होगा। तो अगर आप बड़ी शादी कर रहे हैं तो ज्यादा कैश आप जमा करा सकते हैं, बट ये एक कहीं लिखा नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरी एक प्रोफेशनल जजमेंट है, एक्सपीरियंस है कि कल को अगर दिक्कत आए तो उसको प्रूव करने के लिए आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल। जल्दी से ईटीएफ के बारे में भी गौरी बता दीजिए। गोल्ड ईटीएफ एक अच्छा विकल्प है निवेश का, तो इसमें टैक्स का गणित क्या कहता है? देखिए गोल्ड ईटीएफ भी हम डेट की तरह उसको ट्रीट करते हैं। डेट में क्या होता है कि अगर आपने 36 मंथ्स यानी कि 3 इयर्स से ज्यादा उसको होल्ड करके रखा है तो ये लॉन्ग टर्म एसेट बन जाएगा और आपके ऊपर 20% का रेट लगेगा विद इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन यानी कि जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करते हुए हम इसको टैक्स करेंगे, यानी कि हम इन्फ्लेशन का बेनिफिट आपको देंगे और आपके ऊपर जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर हम आपको टैक्स देंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है और इंडेक्स के बेसिस पे ये होता है, जो आपको ऑनलाइन गूगल पे अगर आप देखेंगे आपको सारे इंडेक्सेस मिल जाएंगे। वहीं अगर 36 मंथ से कम हम इसको अब में बेच देते हैं, यानी कि 3 साल से कम में इसको बेच देते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और इसको हम स्ट्रेट अपने स्लैब रेट पे ले जाते हैं। यानी कि अगर आप 5% स्लैब पे आते हैं तो आपके ऊपर 5% टैक्स लगेगा, आप 20% स्लैब पे आते हैं तो 20% टैक्स लगेगा, आप 30% स्लैब पे आते हैं तो 30% टैक्स लगेगा। तो जितनी ज्यादा आपकी दूसरी इनकम्स हैं और जिस स्लैब में आप फॉल करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वहीं अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उसको स्लैब से कोई मतलब नहीं है, वो फ्लैट 20% रेट पे आपका टैक्स हो जाएगा विद इंडेक्सेशन। तो बेसिकली अगर कोई इक्विटी और डेट, जैसे इक्विटी में भी कुछ ऐसा ही टैक्स की देनदारी बनती है, क्योंकि जो अब इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं उनको समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट इक्विटी में निवेश करने से टैक्स में उनको क्या इम्प्लीकेशन लगेगी, और साथ में क्योंकि समय कम है गौरी, डेट में जो टैक्स का इम्प्लीकेशन लगता है निवेशकों के लिए वो भी बताइए। ठीक है, देखिए स्वाति, जो इक्विटी है, म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट इक्विटीज, उसमें थोड़ा डिफरेंट टैक्सेशन होता है। उसमें अगर आपने 1 ईयर का होल्डिंग पीरियड देखा जाता है, यानी कि अगर आपने 1 साल से कम में अपने स्टॉक्स को या म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा और इस पे 15% के रेट पे आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। वहीं अगर आप 1 साल से ज्यादा इसको होल्ड करके रखते हैं तो 10% पे आपका फ्लैट टैक्स लगेगा
और आपको इसमें कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगी। लेकिन एक क्लॉज है जो जब 2018 में ये बजट में अनाउंस किया गया था, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इनके लिए एक और क्लॉज लेके आए थे जो ग्रैंड फादरिंग जिसको बोला जाता है, जिसमें ये कहा गया कि 31 जनवरी 2018 को जो हमारा स्टॉक का या म्यूचुअल फंड का एनएवी चल रहा है, हम या तो वो मानेंगे एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या हम वो मानेंगे जो आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, विच एवर इज हायर। तो बेसिकली जो सडनली गवर्नमेंट टैक्स लेके आ गई, उसका जो निवेशक है उनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, उनको बहुत ज्यादा टैक्स ना देना पड़े, इसके लिए ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन लेके आए हैं। वहीं डेट की अगर हम बात करें, तो डेट में जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल नहीं 3 साल देखा जाता है। 3 साल से कम में अगर आप बेच देते हैं तो जो आपका गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा और आपके स्लैब रेट पे आ जाएगा। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, यानी कि 3 साल से ज्यादा की बात करते हैं, तो 20% पे ये टैक्स होगा और उस पे इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट मिलेगा। निवेश के ऐसे विकल्पों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो मुनाफा भी कमाए और टैक्स भी बचाए। अब हमारे साथ हैं शो में शामिल फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। प्रबलीन, आपका बहुत स्वागत है दिवाली स्पेशल मनी गुरु में। और ये आपसे समझना चाहते हैं, जब भी त्योहार का समय आता है सोने में लोगों का जो निवेश है वो बढ़ जाता है, रुचि बढ़ जाती है, तो ऐसे में बताइए कि गोल्ड में निवेश के तौर पर इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी लोगों में क्यों है, और पिछला कुछ प्रदर्शन अगर देखें तो सोने का प्रदर्शन क्या कहता है? थैंक यू स्वाति। जी के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से धनतेरस एंड दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, अगर हम लोग इंडियन एक कल्चरली देखें स्वाति, सो गोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास माना जाता है। एंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स चाहे मेजॉरिटी ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स के तौर पर होती हैं, पर ये सदियों से चली आ रही हैं। एंड अगर हम एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी एक गोल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास बन जाता है। स्पेशली अगर हम पुराने कुछ मार्केट्स को देखें स्वाति, पिछले सालों में कि कैसे गोल्ड ने परफॉर्म किया है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब जब इक्विटी मार्केट्स या दूसरे एसेट क्लासेस ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, गोल्ड बहुत अच्छा उस टाइम पे स्टेबल एक पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सो गोल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंस है एक ओवरऑल एसेट एलोकेशन टेबल में किसी भी इन्वेस्टर के। एंड अगर हम पिछले 2008 से कि 2021 का डेटा देखें, सो कैलेंडर ईयर वाइज स्वाति, इतने सालों में गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न सिर्फ 3 सालों में दिए हैं, जिनमें से अब तक 2021 तीसरा साल है। बाकी सब सालों में कैलेंडर ईयर वाइज गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न्स ही दिए हैं। बट ऑफ कोर्स इसका ये वो नहीं है कि जाके बहुत ज्यादा एलोकेशन कर दी जाए गोल्ड में, एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही तो भी एलोकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो साफ तौर पर सबके सामने ये प्रूवन फैक्ट है कि चाहे कोई भी साल क्यों ना हो, गोल्ड हमेशा से लोगों की पहली पसंद बना रहता है। और त्योहार के टाइम पर, धनतेरस के टाइम पर हम ट्रेंड के तौर पर जरूर देखते हैं। जरा इक्विटी की तरफ अब आते हैं प्रबलीन। इक्विटी एक बेहतरीन जरिया निवेश का, लंबी अवधि के अपने गोल्स को पूरा करने का। अभी इस टाइम पर किसी को निवेश की शुरुआत करनी है तो इक्विटी के किस फॉर्म में आप निवेश करने की सलाह देंगे? क्योंकि डायरेक्ट भी है, म्यूचुअल फंड का एक रास्ता भी है, तो कैसे निवेशक के लिए कौन सा तरीका आप अपनाने की सलाह देंगी? बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले तो आई थिंक कोई भी इन्वेस्टर चाहे गोल्ड की तरफ देख रहे हैं, इक्विटीज, ये समझना जरूरी है कि अपने एसेट एलोकेशन का बहुत ध्यान रखें। और एक एसेट एलोकेशन का और जिसके भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उसमें इक्विटीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज यही एक ग्रोथ एसेट है जो हमारे पोर्टफोलियो में होने से एक लंबे समय में गोल्स लाइक रिटायरमेंट, उनमें ये इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। यहाँ पे 2-3 चीजें समझने की हैं। पहली बात कि इक्विटीज कभी भी आपको लीनियर रिटर्न्स नहीं देगी, नॉन लीनियर रिटर्न्स देगी, यानी कि एक लाइन में कभी ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नीचे होते हुए ही आगे बढ़ेगा। बट इसका डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए पोर्टफोलियो में, पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड 5 साल का डेफिनेटली हो। तो एक जो होराइजन है किसी भी इन्वेस्टर के लिए वो 5 साल का हो। और अगर आज से कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो स्वाति, म्यूचुअल फंड्स में इंडेक्स फंड से शुरुआत की जा सकती है जो लार्ज कैप की तरफ हैं। उसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। और हमारे पास एक्चुअली 10 डिफरेंट एसेट कैटेगरीज हैं विद इन म्यूचुअल फंड्स जहां इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते हैं। सो जो फाइनल डिसीजन है वो उनके गोल्स, उनकी रिस्क एपिटाइट के बेसिस पे ही है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग स्वाति मैं वहीं पे सिर्फ रिकमेंड करूंगी जहां इन्वेस्टर के पास टाइम है,
उतनी नॉलेज है कि वो अपने आप स्टॉक पिकिंग कर सकें। और तीसरा यहाँ पे आ जाता है इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग। तो इंटरनेशनल इक्विटीज में, यानी कि बाहर की कंपनीज के स्टॉक्स में लगाना, आई फील वो भी किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक काफी जरूरी हिस्सा है आज की तारीख में, बिकॉज वहां से डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, हमें एक रुपी हेज मिलता है, हम रुपी डेप्रिसिएशन का फायदा उठाते हैं। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, एक 5,000 की SIP भी स्वाति एक 11% के रिटर्न्स पे एक बहुत अच्छा अमाउंट 22 लाख का आपका 15 साल में बना सकती है। छोटी रकम से भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, पर पेशेंस और नॉन लीनियर जो एस्पेक्ट है इक्विटीज का, इसको ध्यान में रख के चले। प्रबलीन, एक बात बताइए, इक्विटी की हमने बात की, गोल्ड की हमने बात की है, ये वैसे कह सकते हैं ऑल टाइम वेदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं। छोटी बचत योजना भी है जो कि काफी पॉपुलर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, लेकिन जिस तरीके से हम एक ब्याज दरों का एक ट्रेंड देख रहे हैं, छोटी बचत योजनाओं में कोई आपकी फेवरेट स्कीम? बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ? बिल्कुल स्वाति, क्यों नहीं। जैसे मैंने बोला कि जो हमारा एक एसेट एलोकेशन है वो एक बैलेंस डाइट की तरह हो जाता है, तो हमें सब कुछ चाहिए, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, सब कुछ होना चाहिए डाइट में। तो फिक्स्ड इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, स्पेशली स्वाति वहां मैं बोलूंगी जहां पे इन्वेस्टर्स इक्विटीज को देख रहे हैं, वहां पे उनका एक एलोकेशन फिक्स्ड इनकम में नियर टर्म के लिए भी होना चाहिए, यानी कि एक कंटिजेंसी फंड, एक नियर टर्म गोल्स के लिए जो चाहे 5 साल दूर हो, और फिर लॉन्ग टर्म जहां पे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जैसे कि आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NPS, ये तीनों एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आई थिंक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ये 3 बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए दूसरे ऑप्शंस हैं जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, बट नियर टर्म और मीडियम टर्म गोल्स को भी ना भूलें, और वहां पे डेफिनेटली डेट म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स या कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स का यूज इन्वेस्टर्स को करना चाहिए, ताकि उनको अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को कभी छेड़ना ना पड़े। जब कोई जरूरत पड़ जाए उनको पैसे की, तो वहां पे ये फिक्स्ड इनकम का पोर्टफोलियो बहुत काम आएगा स्वाति। बिल्कुल। प्रवीण, आपने क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड्स की बात की, डेट फंड में तो 16 कैटेगरीज हैं, कंफ्यूजन काफी होता है, तो डेट फंड का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? और यूजुअली लोग कहते हैं कि डेट तो रिस्क फ्री होता है, लेकिन डेट में भी कई रिस्क हैं, किन रिस्क का ध्यान रखें? बिल्कुल रिस्क फ्री तो अगर हम मान के चलें तो गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज होती हैं स्वाति, पर टेक्निकली तो वहां पे भी हम इन्फ्लेशन रिस्क उठाते हैं, यानी कि हमारी परचेजिंग पावर कम होने का खतरा हमें वहां पे भी कई बार रहता है। जहां तक हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें, यस 16 कैटेगरीज हैं। इसका एक इजी तरीका है सिलेक्ट करने का कि जो भी फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, जो उसकी आप कैटेगरी की ड्यूरेशन को चेक करें और उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट गोल को मैच करके इन्वेस्ट करें। सपोज मुझे 1 साल तक का पैसा लगाना है, तो या तो मैं 1 साल की ड्यूरेशन वाले फंड में या फिर 1 साल से कम वाली ड्यूरेशन के फंड में ही लगाऊं, जैसे मैं लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या लो ड्यूरेशन फंड में पैसा लगाऊं। लंबे टाइम का पैसा है स्वाति, तब आप दूसरे फंड्स को देख सकते हैं, आप गिल्ड फंड्स को भी देख सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स को भी। बट यहाँ पे डेट फंड्स की एक अलग टाइप के रिस्क होते हैं, जिनमें पहला आ जाता है आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी कि कल को अगर RBI ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना शुरू किए, तो वो आज की तारीख में बॉन्ड्स जो कम इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू गिरने लग जाती है, उनकी कीमत बाजार में कम हो जाती है बेसिकली। तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क है। तो यानी कि लंबे समय के लिए अपना डेट फंड्स में पैसा तब ना लॉक करें जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हों। और दूसरा स्वाति यहाँ पे है क्रेडिट रिस्क, राइट, कि जिसको आपने लोन दिया वो वापस ना करे आपका पैसा। तो ब्रॉडली 2 रिस्क है। डेट रिस्क फ्री बिल्कुल नहीं है, कई तरीके की बिल्कुल जोखिम का ख्याल रख के डेट में आपको निवेश करना चाहिए। तो गोल्ड की बात हमने की, गोल्ड में तमाम निवेश के तरीके, शेयर बाजार या फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें। उसके अलावा हमने यहाँ पर चर्चा की छोटी बचत योजना और डेट फंड में निवेश की भी, और साथ ही साथ टैक्स के लिहाज से क्या फायदे हो सकते हैं और टैक्स को ध्यान में रखते हुए आपको तमाम इन निवेश विकल्पों को कैसे चुनना है, ये हमने आज के शो में चर्चा की। प्रवीण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। तो आज के इस मनी गुरु में बस इतना ही।